अलीसिया एक गांव की लड़की थी जिसने बहुत सारे संघर्षों के बाद हीरो बनने का सपना पूरा किया। लेकिन उसकी पूरी टीम पहले ही डेमन लॉर्ड के सामने खत्म हो गई। मगर डेमन लॉर्ड उसे दोबारा जिंदा कर देता है क्योंकि उसे एक बच्चे की परवरिश में मदद चाहिए जिसे उसने अचानक गोद ले लिया था। अब अलीसिया को उस बच्चे को सुरक्षित रखना है, साथ ही अपने जानी दुश्मन से भी निपटना है। कहानी की शुरुआत एडथिया के एक गांव से होती है जहां छोटी अलीसिया अपने पापा के साथ रहती है। वह हर चीज को लेकर उत्सुक और जिज्ञासु है। जब उसने देखा कि दुनिया के नक्शे पर एडथिया के अलावा सब कुछ धुंधला पड़ा है तो उसने अपने पापा से इसके बारे में पूछा। उसके पापा ने उसे दुनिया का इतिहास समझाया। एडथिया पर 5 मानव जातियां रहती हैं: इंसान, ओग्रे, स्लैटन, बेंटी और हाइडन। इनमें से हाइडन अपने लोहारी कौशल के लिए मशहूर हैं और सिर्फ उनके राज परिवार को अरानाइट नाम के दुर्लभ खनिज को हथियारों में बदलने का रहस्य पता है। ये 5 जातियां मिलजुल कर रहती हैं, ज्यादातर शांति से। लेकिन उनकी दुनिया सिर्फ एडथिया तक ही सीमित है क्योंकि उसके बाद एक अनजान जगह है जो जादुई जानवरों और उनके राजाओं से भरी है जो इंसानों का रास्ता रोकते हैं। उसके पापा ने बताया कि चारों दिशाओं में डेमन लॉर्ड्स हैं जो अत्यंत शक्तिशाली हैं और उन्होंने अपने इलाकों में भेजे गए सभी खोजी दलों को समाप्त कर दिया है। अलीसिया यह सुनकर निराश हो जाती है कि उन्हें हमेशा एडथिया पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसके पापा ने उसे बताया कि एक दिन हीरोज का हीरो आएगा जिसे हाइडन राजा एक गुप्त हथियार देगा और वह चारों डेमन लॉर्ड्स को हराकर दुनिया को इंसानों के लिए खोल देगा। उन्होंने बताया कि डेमन लॉर्ड्स इतने ताकतवर हैं कि पहाड़ों को तोड़ सकते हैं और इंसान सिर्फ हाइडन राजा के खास हथियारों से ही उनसे लड़ सकते हैं। अलीसिया यह सुनकर उत्साहित हो गई और बोली कि वह खुद हीरो बनेगी, खास हथियार हासिल करेगी, डेमन लॉर्ड को हराएगी और दुनिया को और बड़ा बना देगी। कई साल बाद अलीसिया ने अपना वादा पूरा किया और अब वह हाइडन राजा द्वारा चुने गए 13 हीरोज में से एक है। वह 6 हीरोज के साथ एक गाड़ी में सफर कर रही है, ये सोचकर कि अब वह समय आ गया है जब वह अपने पापा से किया वादा पूरा करेगी। गाड़ी के लोग बातें करने लगते हैं कि इतने ताकतवर लोगों को एक साथ देखना कितना खास है और एक ने कहा कि एक लड़की हीरो को देखना और भी दुर्लभ है। उसने अलीसिया से पूछा कि वह कहां से है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक और हीरो स्टेफन बीच में आता है और सबको तैयार रहने को कहता है क्योंकि वे दुश्मन के इलाके में प्रवेश करने वाले हैं। बाकी लोग चिढ़ जाते हैं क्योंकि स्टेफन खुद को उनका लीडर समझ रहा है, लेकिन वे बहस नहीं कर सकते क्योंकि वह सबसे ताकतवर है। स्टेफन ने अलीसिया की तरफ मुस्कुराते हुए देखा क्योंकि उसने उसे अजीब बातचीत से बचाया था, लेकिन अलीसिया को उसमें भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है और ड्राइवर बताता है कि आगे का रास्ता गाड़ी चलाने के लायक नहीं है। स्टेफन बोलता है कि उसे यही उम्मीद थी और अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा। अचानक एक मैजिक बीस्ट वहां आता है और ड्राइवर को उठाकर ले जाता है, जिससे सभी को एक्शन में आना पड़ता है। आसपास और भी मैजिक बीस्ट्स हैं और वे दूसरे ड्राइवर को उठा लेते हैं और घोड़ों को नोचने लगते हैं। हीरोज अपनी गाड़ियों से बाहर आते हैं और स्टेफन उन्हें पोजीशन लेने को कहता है ताकि वे बिना किसी कैजुअल्टी के समिट पर पहुंचकर डेमन लॉर्ड का सामना कर सकें। हीरोज अपने स्पेशल वेपन्स और उनकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मैजिक बीस्ट से लड़ते हैं, लेकिन दक्षिण का लॉर्ड क्लेविटस उन्हें दूर से देख रहा होता है। हीरोज एक एक कर मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और फिर लूना माउंटेन की ओर बढ़ते हैं जहां डेमन किंग क्लीव रहता है। वे डेमन किंग को पहाड़ की चोटी पर देखते हैं और फिर अचानक वह बिजली की गति से उनके पास पहुंच जाता है। हीरोज हैरान रह जाते हैं उस बिग मॉन्स्टर को देखकर जो एक अजीब गोल्डन ऑरा फैला रहा है। वे समझ जाते हैं कि क्लीव अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन स्टेफान इस मौके को ऑरा फार्मिंग के लिए इस्तेमाल करता है और घोषणा करता है कि 13 हीरोज हाइडन किंगडम के वेपन्स की ताकत से इसे हराएंगे। वह सभी को आगे बढ़ने का आदेश देता है, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ इतनी तेजी से मारता है कि किसी को रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। स्टेफन पीछे एक चट्टान से टकराता है और टूट फूट जाता है, जबकि डेमन लॉर्ड अपनी पूंछ से खून टपकाता है। हीरोज ये देखकर घबरा जाते हैं और एक लड़का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है। अलीसिया उसे वार्न करने की कोशिश करती है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बताती हैं कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन कोई भी एक औरत की बात नहीं सुनने वाला। हैमर वाला लड़का क्लीव पर झपटता है, लेकिन उसकी पूंछ उसे मारती है और एक ही वार में उसका सिर उड़ा देती है। बाकी हीरोज पैनिक करने लगते हैं और पीछे हटने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि क्लीव छायाओं को कंट्रोल कर सकता है और वह अपनी पूंछ को हीरोज की छायाओं के जरिए उन पर पीछे से वार करने के लिए भेजता है। अलीसिया अकेली है जो यह नोटिस करती है और वह तुरंत सबको सचेत करती है। उन्हें कूदते रहने को कहती है ताकि वे अपनी छायाओं से दूर रहें, लेकिन कोई भी उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में तेज नहीं है। जबकि बाकी लोग मारे जा रहे हैं, अलीसिया क्लीव के अटैक्स को डॉज करती है और उसकी ओर दौड़ पड़ती है। क्लीव उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से इंप्रेस्ड होता है, लेकिन उसके उलट बाकी लड़के बेकार साबित होते हैं। वे सीधे डेमन लॉर्ड से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी पूंछ से एक ही वार में खत्म हो जाते हैं। क्लीव को क्यूरियोसिटी होती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं। उसने अपनी लंबी जिंदगी में इंसानों को सिर्फ कीड़े की तरह देखा है और आखिरी बार उसने उन्हें 1000 साल पहले देखा था। वह सोचता है कि इतने कमजोर जीव यहाँ कैसे और क्यों आए हैं
और जब तक अलीसिया के अलावा सभी मारे नहीं जाते तब तक वह उनका कत्लेआम जारी रखता है। अलीसिया डेमन लॉर्ड के सभी अटैक्स को डॉज करती है और फिर उसकी ओर उड़ान भरती है, अपनी पूरी ताकत से उसे मारती है, लेकिन सिर्फ उसके सींग को खरोंच पाती है। क्लीव इससे चिढ़ जाता है और एक ताकतवर हवा का झोंका भेजता है जो अलीसिया और उसके सपनों को काट देता है। हालांकि डेमन लॉर्ड इससे संतुष्ट नहीं होता और वह इंसानों से मिलने का फैसला करता है ताकि वह जान सके कि वे उसकी जमीन पर क्यों आए हैं। वह हाइडन किंगडम की राजधानी हाइड्रेट की ओर जाता है, जहां लोहार थककर चूर होकर हथियार बना रहे होते हैं। जैसे ही क्लीव एक वॉच टावर पर लैंड करता है, सभी डर के मारे भागने लगते हैं। क्लीव को याद आता है कि हीरोज ने हाइडन के राजा के बारे में बात की थी जिसने उन्हें स्पेशल वेपन्स दिए थे, और वह समझ जाता है कि उसे एक राजा होने के नाते उससे बात करनी चाहिए। इस बीच शहर की सुरक्षा कर रहे सैनिक वहां पहुंचते हैं और उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान तक नहीं देता। वह बस यही सोचता है कि वह हर उस इंसान को मार देगा जो उसके रास्ते में आएगा, जब तक वह राजा तक नहीं पहुंच जाता, क्योंकि हीरोज ने उसके इलाके में ठीक यही किया था। सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वे उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो क्लीव बस उन्हें इग्नोर करता है और रॉयल पैलेस की तरफ छतों पर दौड़ने लगता है। रॉयल गार्ड्स भी उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने बड़े हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन उनके अटैक्स बहुत स्लो और कमजोर हैं, जो उस पर कोई असर नहीं करते। वह बस पैलेस की दीवारें तोड़कर उनसे छुटकारा पा लेता है। एक मैसेंजर राजा के पास भागता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। कंपन और तेज आवाजों से राजा पहले ही अंदाजा लगा चुका था कि हीरोज फेल हो गए हैं और डेमन लॉर्ड आ चुका है। वह कहता है कि शायद उसने हीरोज को जो हथियार दिए थे वे काफी मजबूत नहीं थे और वह अपने जमाने में लीजेंड को सच नहीं कर पाया। उसके सैनिक उसे सुरक्षित जगह भाग जाने को कहते हैं, लेकिन राजा मना कर देता है क्योंकि वह जानता है कि डेमन लॉर्ड से भागकर कोई नहीं बच सकता। वह अपना बचा हुआ समय पैलेस के अंदर गहरे बने फोर्ज को सील करने में लगाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर वह नष्ट हो गया तो उनके पास मैजिक बीस्ट्स के खिलाफ लड़ने का कोई साधन नहीं बचेगा। इसी बीच रॉयल गार्ड्स वो स्पेशल वेपन्स निकालते हैं जो हीरोज के हथियारों की तरह ही रेड मेटल आर्कनाइट से बने हैं, और क्लीव समझ जाता है कि यही एक चीज है जो उसके लिए असली खतरा पैदा कर सकती है। उसे अलीसिया का अटैक याद आता है जिसने उसके सींग को खरोंच दिया था, और वह सोचने लगता है कि सही हथियारों से कीड़े भी खतरनाक हो सकते हैं। वह तुरंत उन हथियारों को तबाह कर देता है और फिर फोर्ज को भी नष्ट करने का फैसला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि इंसान और ज्यादा ताकतवर बने। पैलेस में वापस राजा फोर्ज का दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, कंपन और आवाजें और तेज हो जाती हैं। राजा दरवाजा बंद कर देता है और फोर्ज के बाहर ही रहने का फैसला करता है, और तभी छत फाड़कर क्लीव अंदर आता है और राजा से कहता है कि वह उसे ढूंढ रहा था। राजा हैरान रह जाता है कि वह इंसानी भाषा बोल रहा है और कहता है कि एक जानवर को उनकी भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। क्लव उसे शब्दों से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि अगर उसे उसकी बातें पसंद नहीं आई तो वह सिर्फ उसकी किंगडम ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को खत्म कर देगा। वह राजा से पूछता है कि एडिया में रहने वाले ह्यूमनॉइड्स कैसे लोग हैं और वे बार बार उसके इलाके में क्यों आते हैं, जबकि उसने हर बार उन्हें रोक दिया है। राजा एक सच्चे राजा की तरह जवाब देता है और डेमन लॉर्ड से कहता है कि उस जैसा जानवर उसके कारणों को समझ ही नहीं सकता। क्लीव बस अपनी पूंछ से उसका सिर उड़ा देता है और फैसला करता है कि वह सभी 5 ह्यूमनॉइड रेसेस को खत्म कर देगा। जैसे ही वह आर्मी बनाने की प्लानिंग करते हुए वापस जाने लगता है, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह बच्चे को इग्नोर करने का फैसला करता है, लेकिन तभी मलबे के नीचे दबी वो औरत जो बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी उसे रुकने को कहती है। वह उससे बच्चे को बचाने की गुजारिश करती है। क्लीव हैरान रह जाता है, क्योंकि सही दिमाग वाला कोई भी उससे किसी को बचाने की उम्मीद नहीं करेगा। वह बस उस औरत से कहता है कि वह पूरी इंसानियत को खत्म करने वाला है और उसे इंसान पैदा होने के लिए खुद को कोसना चाहिए। औरत उसे बताती है कि बच्चे नहीं चुन सकते कि वे कब और कहां पैदा होंगे, और उसे बच्चे को सिर्फ इसलिए मरने नहीं देना चाहिए क्योंकि बड़ों ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसकी बातें क्लीव को वापस मुड़ने पर मजबूर कर देती हैं, और वह उसे यह साबित करने को कहता है कि बच्चा बचाने लायक है। वह कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वह मरने वाली है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तो खुद ही अपनी कीमत साबित करेगा। वह यह कहकर मर जाती है और क्लीव आखिरकार बच्चे को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह औरत की बातों से पूरी तरह कन्विंस्ड तो नहीं होता, लेकिन उसके लिए इंसान की लाइफ बहुत छोटी है और वह इस मौके का इस्तेमाल करीब से एक इंसान को ऑब्जर्व करने के लिए कर सकता है। लूना माउंटेन पर मैजिक बीस्ट्स बच्चे को खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्लीव उन्हें डराकर भगा देता है। वह पहले ही बच्चे के लगातार रोने से चिढ़ चुका होता है और वह थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल करके बच्चे की ताकत रिस्टोर कर देता है, लेकिन वह जानता है कि यह काफी नहीं होगा। उसे इंसानों के बारे में कुछ नहीं पता और वह बच्चे को गोबर के ढेर में फेंक देता है, जहां वह कीड़े खाता रहता है। जब बच्चा खुद को गंदा कर लेता है तो वह और जोर से रोने लगता है और क्लीव को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी उसे यहाँ लाकर। लेकिन मैजिक बीस्ट्स का राजा होने के नाते वह अपने फैसलों से सिर्फ परेशानी की वजह से पीछे नहीं हट सकता। वह बच्चे पर नजर रखने और फिर तय करने का प्लान बनाता है कि क्या ह्यूमनॉइड्स बचाने लायक हैं
और बच्चे के अच्छी तरह बड़े होने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक माँ। जल्द ही अलीसिया एक बुरे सपने से जागती है जिसमें उसके पापा को एक डरावना नाइट मार रहा था और उसे यह तक नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। जैसे ही वह क्लीव की आवाज सुनती है, वह घूमकर अपनी तलवार निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बताता है कि उसने तलवार और उसके साथियों को वैली की तलहटी में फेंक दिया है। वह कहता है कि वह उनमें से सिर्फ एक काम की थी, इसलिए उसने अपनी डार्क माना से उसके शरीर को दोबारा जिंदा किया। अलीसिया समझ नहीं पाती कि उसका मतलब क्या है। अचानक उसे नोटिस होता है कि उसका पैर जो टूट गया था वह दोबारा जुड़ गया है और उसे एहसास होता है कि वह मर चुकी थी और अब वह सिर्फ डेमन किंग की मैजिक से चलने वाली ज़ॉम्बी है। वह इससे पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन तभी क्लेव उसे काम पर लग जाने को कहता है और अपने स्तन दिखाने को कहता है। अलीसिया घबरा जाती है क्योंकि उसे डेमन लॉर्ड से भी गूंजर होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह उसे रुकने को कहता है क्योंकि बच्चा भूखा है। जब वह नहीं मानती, क्लीव अपनी पावर से उसके शरीर को कंट्रोल कर लेता है और अलीसिया को स्ट्रिप करवाता है, लेकिन पता चलता है कि वह दूध नहीं दे सकती क्योंकि वह वर्जिन है। अलीसिया क्लीव पर चिल्लाती है कि उसे यह तक नहीं पता, लेकिन वह उसे बेकार बताता है। वह शर्मिंदा हो जाती है और मर जाने की मांग करती है बजाय इस तरह बेइज्जत होने के, लेकिन क्लीव उसे जमीन पर दबोच देता है और बताता है कि जब तक उसकी पावर उसके शरीर में है वह मर नहीं सकती। तभी बच्चा रोने लगता है और क्लीव कहता है कि भूख के सामने उसकी पावर भी कुछ नहीं कर सकती। अलीसिया पूछती है कि उसके पास यह बच्चा आखिर क्यों है, तो वह बताता है कि वह बच्चे को बड़ा होते देखना चाहता है और उसके आधार पर इंसानियत को जज करेगा। वह अलीसिया से कहता है कि वह उसे बच्चे को पालने की सारी जानकारी देगी और सबसे पहला सवाल वह पूछता है, बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है। अलीसिया उसके आदेश के खिलाफ नहीं जा सकती और बताती है कि उसे एक वेट नर्स ढूंढनी होगी और ज्यादातर लोग पैसे देकर नर्स हायर करते हैं। क्लीव को पैसे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, इसलिए अलीसिया उसे बताती है कि वह अपने पहाड़ पर बिखरे अरनाइट के बदले किसी को भी हायर कर सकता है क्योंकि यह इंसानी इलाकों में बहुत रेयर है। क्लीव तुरंत वेट नर्स ढूंढने चल देता है, लेकिन अलीसिया उसे रोकती है और पूछती है, क्या तू पागल है? वह उसे बताती है कि लोग उसे देखते ही डर जाएंगे और नर्स हायर करने की बात तो दूर की है। वह बच्चे को अपने साथ ले जाने को कहती है ताकि वह उसके लिए नर्स ढूंढ सके, लेकिन असल में वह बच्चे को डेमन किंग से बचाने की प्लानिंग कर रही है। हालांकि क्लीव बच्चे को अपनी नजरों से दूर जाने नहीं देता और अपने डरावने रूप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वह अपनी मैजिक से इंसानी रूप ले लेता है। अलीसिया ये देखकर हैरान हो जाती है और क्लीव उसे बताता है कि उसने उस इंसान का रूप लिया है जो बच्चे को बचा रहा था। वह उसे अपनी पूंछ भी छुपाने को कहती है और क्लीव उन्हें अपनी छाया में छुपा देता है, लेकिन सींग नहीं छुपाता। फिर वह बच्चे का नाम लूना रखता है, उस पहाड़ के नाम पर जो उसका घर है, और अलीसिया को वेट नर्स तक ले चलने को कहता है। रास्ते में वे उस कैंप साइट पर रुकते हैं जहां अलीसिया और बाकी हीरोज ठहरे थे, क्योंकि वहां नदी है। क्लीव अलीसिया को लूना को अच्छे से धोने को कहता है और हर छोटी डिटेल पर बार बार टोकता है। अलीसिया को झुंझलाहट होती है, लेकिन वह यह देखकर हैरान भी होती है कि डेमन लॉर्ड को भी ओसीडी हो सकता है। जब वह बच्चे को धो लेती है तो क्लीव उसे खुद को धोने को कहता है क्योंकि वह खून और गंदगी से सनी हुई है, जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं। वह उसे वह कपड़ा भी देता है जिसमें लूना लिपटा हुआ था, और जब अलीसिया उसके दाग धोती है तो उसे हाइडन रॉयल फैमिली का क्रेस्ट दिखाई देता है। वह घबरा जाती है क्योंकि लूना असल में हाइडन रॉयल फैमिली से है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्लीव उसे कैसे ले आया। वह तुरंत क्लीव से पूछती है, तुमने रॉयल फैमिली के मेंबर को कैसे अपहरण कर लिया? लेकिन क्लीव उसे बताता है कि लूना को उसके हवाले किया गया था। अलीसिया उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन क्लीव डिटेल्स शेयर करता है कि कैसे एक घायल औरत ने उसे बच्चा ले जाने को कहा था, रॉयल पैलेस तबाह करने और सबको मारने के बाद। अलीसिया यह सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि सभी इस बच्चे को ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ हाइडन की रॉयल फैमिली को आर्केनाइट को हथियारों में बदलने का राज पता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने जरूरत से ज्यादा बता दिया, क्योंकि बच्चे की असली विरासत जानने के बाद क्लीव उसे हाइडन का कठपुतली राजा बनाने और छाया से किंगडम कंट्रोल करने का फैसला करता है। अलीसिया समझ जाती है कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसे यकीन है कि क्लीव को किसी वजह से लूना से ऑब्सेशन है। वह सोचती है कि अगर किसी ने लूना को नुकसान पहुंचाया तो क्लीव पागल होकर पूरी इंसानियत को मिटा सकता है और वह इसे रोकने के लिए अपनी आखिरी नौकरी हीरो के रूप में पूरी करेगी। थोड़ी देर बाद वे इंसानी इलाके में पहुंचते हैं और तुरंत कुछ बैंडिट्स द्वारा घात लगाए जाते हैं। अलीसिया क्लीव को वार्न करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बैंडिट उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। अलीसिया समझ जाती है कि अब बैंडिट्स की मौत निश्चित है, लेकिन तभी अचानक क्लेव जमीन पर गिर जाता है और खून बहाने लगता है। अलीसिया अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती और चिल्लाने लगती है। तभी एक और बैंडिट उसे सिर के पीछे वार करके बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद बैंडिट्स की गाड़ी का शोर अलीसिया को जगा देता है और वह हैरान हो जाती है कि उसे क्लेव के साथ कैद कर लिया गया है। वह उससे पूछती है, तू इतनी शांत कैसे हो सकता है? लेकिन क्लेव उसे बताता है कि लूना सुरक्षित है, हालांकि वह अब तक बहुत रो रहा था। अलीसिया उसकी तरफ रेंगते हुए जाती है और पूछती है,
तू बैंडिट के एक ही वार से कैसे बेहोश हो गया? क्या इंसानी रूप लेने के बाद तू भी उतना ही कमजोर हो गया है? क्लीव जवाब देता है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इंसानी शरीर की नाजुकता देखकर हैरान हो गया था, इसलिए गिर गया और सब देखता रहा। अलीसिया पूछती है, अब हम भाग क्यों नहीं जाते? क्लीव कहता है, जब तक मैं लूना को हाइडन का राजा नहीं बना देता, मैं अपनी असली पहचान छुपाना चाहता हूँ। साथ ही मैं इंसानों के इस रूप को भी देखना चाहता हूँ। वह अलीसिया से पूछता है, यहाँ क्या चल रहा है? ये घायल लोग सामान की तरह क्यों ढोए जा रहे हैं? अलीसिया बताती है, ये सभी गंदे बैंडिट्स द्वारा अटैक किए गए हैं और शायद इन्हें गुलाम बनाकर बेचा जाएगा। क्लीव पूछता है, ये बैंडिट्स कितने मजबूत हैं? अलीसिया जवाब देती है, इंसानों के हिसाब से काफी मजबूत हैं, लेकिन ये किसी भी गंदी चाल से पीछे नहीं हटते, जिससे ये बेहद परेशान करने वाले दुश्मन बन जाते हैं। वह सीलेव से कहती है, कृपया इंसानियत के बारे में अपनी राय सिर्फ बैंडिट्स पर आधारित मत बनाओ। लेकिन सीलेव अब और जिज्ञासु हो गया है। जल्द ही वे एक गहरी खदान में पहुंचते हैं, जहां बैंडिट्स कैदियों को बाहर निकलने का आदेश देते हैं। वे मर्दों और औरतों को अलग अलग करते हैं और जैसे ही एक आदमी भागने की कोशिश करता है, एक बैंडिट उसकी पीठ में छुरा घोंपकर उसे मौत की नींद सुला देता है। गंजा बैंडिट फिर घोषणा करता है, हम द रेवेंस हैं। जो कोई भी भागने या हमारी अवज्ञा करने की कोशिश करेगा, उसे मार दिया जाएगा। वह सबको आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन अलीसिया को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसके लिए कुछ खास प्लान्स हैं। क्लीव बस उसे ले जाते हुए देखता रहता है, जब तक कि एक गोरी डीठ औरत उसे अपने केबिन में बुला नहीं लेती। वह लूना को देखकर खुश नहीं होती और एक दासी नेल को बुलाती है, जो चादरों का ढेर लेकर जा रही होती है। नेल जल्दबाजी में ठोकर खाकर गिर जाती है और सारी चादरें बिखरा देती हैं। गोरी औरत करमेल उसे डांटती है और कहती है, हमारे नए गुलामों में से एक के पास बच्चा है और उसकी देखभाल करना तेरा काम है। जैसे ही नेल लूना को देखती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहीं दूसरी ओर गंजा बैंडिट अलीसिया को ब्रॉक नाम के एक और बैंडिट के ऑफिस में ले जाता है, जो अभी अस्थायी तौर पर बैंडिट्स का बॉस है। हालांकि बाकी बैंडिट्स उसे अपना बॉस मानने से इनकार करते हैं और ब्रॉक उन्हें धमकी देता है कि अगर वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह अपने पालतू डार्क बीस्ट को उन पर छोड़ देगा। लोग डर जाते हैं क्योंकि वे एक ट्रोल का सामना कर रहे हैं, जो किसी वजह से ब्रॉक की आज्ञा मानता है और उसके साथ अच्छी तरह बातचीत करता है। ब्रॉक फिर अरानाइट के बैग और अलीसिया की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैंने सुना है कि तुमने इसे लूना माउंटेन से लिया है, जो डार्क लॉर्ड क्लीविटेस्ट का गढ़ है। वह हाइडन से क्लीविटेस से लड़ने के लिए निकले 13 हीरोज के बारे में जानता है और यह भी जानता है कि उनमें से एक औरत थी। अलीसिया उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रॉक पहले ही यकीन कर चुका है कि वही फीमेल हीरो है, क्योंकि वह इतनी भयानक स्थिति में भी शांत है और अभी तक उसके पालतू ट्रोल के सामने पेशाब नहीं की है। ब्रॉक उसे बताता है कि जब हीरोज अपने मिशन में फेल हो गए तो क्लीविटस ने हाइडन की राजधानी पर हमला किया और कैसल को तबाह कर दिया। वह कहता है, यह हमारे बैंडिट गैंग के लिए सबसे अच्छी खबर थी। फिर वह एक चाकू निकालता है जिसकी धार लाल है। अलीसिया यह देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आर्गोनाइट से बने स्पेशल वेपन्स की धार लाल होती है और सिर्फ हाइडन के राज परिवार को ही उन्हें बनाने का तरीका पता है। ब्रॉक उसे बताता है, मैंने उन लीजेंडरी वेपन्स के बारे में सुना है जिनमें स्पेशल एबिलिटीज होती हैं और वे अपने विल्डर को मजबूत बनाते हैं, लेकिन जो मेरे पास है वह असली नहीं है। अलीसिया यह सुनकर चौंक जाती है और वह कहता है, मैं सिर्फ गुलाम ही नहीं, फर्जी मैजिकल वेपन्स भी बेचता हूं और ज्यादातर लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि फर्क ही नहीं समझ पाते। ब्रॉक फिर अलीसिया को सप्लाई और डिमांड का नियम समझाता है। अगर हाइडन के राज परिवार के मरने की अफवाह सच है, तो इसका मतलब है कि अब ये मैजिकल वेपन्स बनाए ही नहीं जा सकते, जिससे पहले से बने हथियारों की कीमत आसमान छू जाएगी। सबसे कीमती हथियार वे होंगे जो हीरोज के पास थे, लेकिन चूंकि हीरोज अनचार्टेड टेरिटरी में मर गए, इसलिए उन्हें पाना मुश्किल था। हालांकि अब जबकि उनके पास एक जिंदा हीरो अलीसिया है, ब्रॉक को यकीन है कि वे उन हथियारों को ढूंढकर ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। वह अलीसिया से पूछता है कि वे हथियार कहाँ हैं, लेकिन वह चुप रहती है। ब्रॉक कहता है, अभी तू चुप रह सकती है, कल मैं तुझे लूना माउंटेन पर ले जाऊंगा और हम खुद ढूंढेंगे। दूसरे बैंडिट्स कहते हैं कि उन्हें अपने दूसरे गोल के लिए भी उसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ब्रॉक जवाब देता है, उसकी जान जोखिम में डालने लायक नहीं है, दूसरे गुलाम काफी हैं। फिर वह बैंडिट्स से कहता है, अगर चाहो तो अलीसिया के साथ मजे कर सकते हो। इसके बाद बैंडिट्स सोचने लगते हैं कि शायद उसे बॉस मान लेना चाहिए। दूसरी ओर क्लीव गोरी कार्मेल के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। उसके एकमात्र ग्राहक बैंडिट्स हैं, जिन्हें वह कई तरह से सर्व करती है, और नेल का काम लूना को दूध पिलाना है, क्योंकि उसके दूध वाले हिस्से का साइज उसकी बुद्धिमत्ता से बड़ा है। बैंडिट्स उसे इधर उधर भगाते रहते हैं और धीमी होने पर लात मारते हैं, लेकिन डरपोक नेल बिना कुछ कहे सब सह लेती है। इसी बीच क्लीव वेटर का काम करता है, जो भी उसे बुलाता है उसे खाना परोसता है, और कार्मेल को लगता है कि उस जैसे अच्छे वर्कर को बेचना बेकार होगा।
हालांकि वह उससे डरी भी हुई है क्योंकि उसमें एक अजीब सी तीव्रता है। तभी एक आदमी नेल को ठोकर मारता है जब वह रम की बोतलें लेकर जा रही होती है, जिससे बोतलें गिरकर टूट जाती हैं। वह उस पर डीठ होने और बोतलें तोड़ने का आरोप लगाता है और उसे बाहर खींच ले जाता है, ये कहते हुए कि उसे दोबारा सजा मिलेगी। क्लीव बस उत्सुकता से यह सब देखता रहता है, जबकि कुछ बैंडिट्स उन विचित्र लोगों पर हंसते हैं जो नेल को बाहर ले गए। वे सिकोफेंट्स नेल को रोते दम तक पीटते हैं और फिर उसे शराब फिर से न गिराने की चेतावनी देते हैं। नेल अपने आंसू पोंछती है क्योंकि उसे बच्चे की देखभाल के लिए जल्दी करना है। इसी बीच वे दोनों विरोधी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं कि वह कितनी बेवकूफ है, जब अचानक उन्हें चक्कर आने लगता है। अगले ही पल वे खून की उल्टी करते हैं, जमीन पर गिरकर मर जाते हैं और क्लीव की छाया द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। जल्द ही नेल भी बाहर आती है और क्लेव उससे कहता है कि वह उससे बात करना चाहता है। जब वह लूना को दूध पिला रही होती है, क्लीव उससे पूछता है, तुम बैंडिट से कैसे जुड़ी हो? वह बताना शुरू करती है, मेरा जन्म बैंडिट गैंग में हुआ था और मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी एक माँ थी जिसे बैंडिट्स अक्सर मारते और सजा देते थे। मैं समझ नहीं पाती थी कि क्या हो रहा है क्योंकि मैं जन्म से ही मंदबुद्धि थी। लेकिन जब मैं 12 साल की हुई तो मेरी माँ गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि वह मर गई या भाग गई। फिर एक दिन एक बैंडिट मेरे पास आया और बिना वजह मुझे पीटने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ मुझे बचा रही थी। बैंडिट्स ने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने मेरे ज्यादातर दांत तोड़ दिए और मुझे एक कान से बहरा कर दिया। वे मुझे मवेशी की तरह ट्रीट करने लगे। लेकिन जब कार्मेल ने अपना रेस्टोरेंट और वेश्यालय खोला तो चीजें थोड़ी बेहतर हुई। उसने मुझे सिखाया कि मर्दों को कैसे हैंडल करना है ताकि वे जल्दी संतुष्ट होकर मुझे अकेला छोड़ दें। हालांकि ये ज्यादा नहीं था, लेकिन इसने मेरी मदद की। नेल बताती है कि अब वह बच्चों को दूध पिलाने के लिए खूब दूध बना लेती है और क्लीव को याद आता है कि सिर्फ वही औरतें दूध बना सकती हैं जिन्होंने जन्म दिया हो। वह पूछता है, तुम्हारा बच्चा कहाँ है? नेल उदास हो जाती है और कहती है, वह मरा हुआ पैदा हुआ था। मैंने खुद को दोषी ठहराया और मरना चाहा ताकि दूसरी दुनिया में अपने बच्चे से मिल सकूं। लेकिन जब मैं उठी तो मैंने एक अनजान बच्चे को अपना दूध पीते देखा। ये देखकर मेरा दिल गर्म हो गया और मैंने थोड़ा और जीने का फैसला किया। वह क्लीव को बताती है, उसके बाद मेरे 2 और मृत बच्चे हुए, लेकिन मैं यहाँ रुकी क्योंकि हमेशा और बच्चे होते थे जिन्हें मेरी जरूरत होती थी। मैं बस चाहती हूँ कि ये बच्चे खुश रहें क्योंकि मैं अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाई। क्लीव कहता है, मैंने काफी सुन लिया। वह उसकी कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद देता है और फिर उससे अपने साथ चलने को कहता है। नेल समझ नहीं पाती और क्लेव उसे लूना की वेट नर्स बनने को कहता है। वह कहता है, मुझे इंसानों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। इससे भी ज्यादा लूना को तुम पसंद आती हो। वह फिर पूछता है, तुम मेरे साथ चलोगी या यहाँ रहकर इन गंदे बैंडिट्स की गुलाम बनी रहोगी? नेल उसके ऑफर के लिए दिल से शुक्रिया कहती है, लेकिन जवाब देती है, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुद एक गुलाम हो और मुझे आगे भी और बच्चों की देखभाल करनी होगी। दूसरी ओर अलीसिया को 2 बैंडिट्स एक कमरे में ले जा रहे हैं और उसे तेज चलने को कहते हैं। वे उसे चेतावनी देते हैं, ब्रिज से कूदने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पानी तक पहुंचने से पहले दीवारों से टकराकर मर जाओगी। तभी वह एक आदमी को रस्सी से बंधे देखती है जो झील में कूदने की तैयारी कर रहा होता है। बैंडिट्स उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह कितना बेवकूफ है। अलीसिया को दिलचस्पी होती है और किस्मत से बैंडिट्स बात करना पसंद करते हैं। वे उसे बताते हैं, तुमने हीरो कॉडवेयर की कहानियां सुनी होंगी। अलीसिया को सब कुछ समझ आ जाता है। उसने सुना था कि हीरो कॉडवेयर अपनी मौत से पहले एक अरानाइट की खदान में गया था और वहां अपना हथियार खो दिया था। तभी नीचे वाला आदमी एक हुक लेकर झील में कूद जाता है और बैंडिट से वादा निभाने को कहता है, अगर मुझे हथियार मिल गया तो मुझे और मेरी पत्नी को आजाद कर देना। अलीसिया उसे रोकने के लिए चिल्लाती है, रुक जाओ, तुम्हें हथियार नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी बात, पानी में डार्क बीस्ट्स हैं। लेकिन उसकी चेतावनी बहुत देर से आती है और विशालकाय मछलियां उस बेचारे आदमी को उसकी पत्नी के सामने ही खा जाती हैं। बैंडिट्स जोर से हंसते हैं और अलीसिया समझ जाती है कि वे कभी भी उसे आजाद नहीं करने वाले थे, चाहे वह सफल होता या नहीं। वे उसे बताते हैं, तुम्हारी कोई बात मायने नहीं रखती क्योंकि आज रात तुम्हारे साथ खेलने के लिए बैंडिट्स की पूरी टोली तैयार है। शुरुआत इस पागल चाकूबाज से होगी। वह ब्रिज पर कूदता है और चिल्लाता है, मैं यहाँ सबके सामने तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। और अलीसिया अमृता के श्राप का अच्छा इस्तेमाल करने का फैसला करती है जो क्लीव ने उस पर लगाया था। वह हैंडकफ से छुटकारा पाने के लिए अपने जोड़ उखाड़ देती है और फिर उस पागल की गर्दन कुचल देती है। वह उसकी चाकू से ब्रिज की रस्सी काट देती है जिससे दोनों नीचे गिरकर मर जाते हैं और वह बस यही उम्मीद करती है कि क्लीव उसके अमर होने के बारे में झूठ नहीं बोला होगा।